नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डीएलएड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपकी गणित के अंतर्गत बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए बच्चों। पिक्टोग्राफ, बार और पाई ग्राफ। बच्चों, जिसमें हम आपको सबसे पहले पिक्टोग्राफ के अंतर्गत आपको छोटे छोटे चित्र कैसे बनाने हैं ये सिखाने वाले हैं। बार में यानी एक आयताकार आकृति को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा ताकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और पैमाना कैसे मान के लगाते हैं बच्चों। साथ ही साथ पाई चार्ट यानी एक वृत्त के अंतर्गत किसी व्यक्ति की आमदनी, चाहे वो आप उस व्यक्ति की आय, बचत, यातायात खर्च, कपड़े वगैरह कैसे, चूंकि आपके डीएलएड में यहाँ सवाल बिल्कुल हर साल का पक्का है, आता ही आता है। आपको पता है सबसे पहले आपकी प्रॉपर क्लास चली बच्चों, तो पहले क्लास हो जाएगी और हर क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तो फिर उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक बार सभी लोग अपनी इस क्लास को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि जितने भी बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे उनको कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। जब सब कुछ यहाँ पर ही उपलब्ध है, वो भी सब कुछ फ्री में, क्लास नोट, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज उपलब्ध हैं, फिर कहीं और क्यों जाने की आवश्यकता है बच्चों। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज के शानदार सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और सभी बच्चे अपनी हर क्लास में राइट टाइम पर डे जुड़ जाया करो बच्चों। सबसे पहले जब हम आपको सिखाएंगे कि देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि अवर्गीकृत आंकड़ा। अब चलो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो बातें बंद हो गई। अवर्गीकृत आंकड़ों का अब पहले तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये अवर्गीकृत आंकड़े का क्या मतलब। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, एक एक चीज, जैसा कि आप जानते हो। इन अवर्गीकृत आंकड़ों का हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे और पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहला शब्द आपके मन में आएगा कि सर ये समंक किसे कहते हैं या फिर स्टूडेंट आंकड़ा किसे कहते हैं। पहले ये जानोगे तब तो समंक कहो, आंकड़ा कहो यानी डाटा। माय स्टूडेंट, याद रखिए कि समंक या आंकड़ा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये कह लीजिए कि किसी भी कार्य से संबंधित वो जानकारियां हैं जो एक से अधिक रूपों में उपलब्ध हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगी, आंकड़ा। जैसे जैसे अब आप ये समझ लीजिए कि कहा जाता है ना कि भारत सरकार जब जनगणना कराती बच्चों, तो जनगणना कराती तो क्या क्या पता होगा भाई, ये पता करो कि हमारे पूरे भारतीय समाज में पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, या फिर बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं। इस तरह की जो तमाम जानकारियां, ये क्या है बच्चों, आंकड़ा है, डेटा है। फिर उसी के हिसाब से हम लोग अपना तैयार करते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहली चीज है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब बच्चों अव्यवस्थित आंकड़ा। एक शब्द में जान लो, अभी आगे सब कुछ बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। अव्यवस्थित आंकड़ा। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि कूड़ों का ढेर कुछ नहीं कहता जब तक कि उसको एक निश्चित रूप ना प्रदान कर दिया जाए। कूड़ों का ढेर का मतलब यही है, अव्यवस्थित आंकड़ा। कैसे भी आगे सिखाने वाला हूं, पहले जान लो कि पिक्टोग्राफ क्या है। कोई भी अगर आंकड़ा है स्टूडेंट, उसको हमें क्या करना हो, चित्र के माध्यम से दिखा देना हो, तो वही पिक्टोग्राफ कहलाता है। जैसे मान लो कि किसी सवाल में किसी ने बोल दिया लड़का, अब आपने क्या किया, लड़का शब्द ना लिख करके ऐसे एक डायग्राम बना दिया, तो ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया। उसने कह दिया जी लड़की बना दो, अब आपने, उसने लड़की बोला, आपने कुछ ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो गया, आपका पिक्टोग्राफ हो गया। तो कुछ भी ऐसे हो, या मान लीजिए कोई आंकड़ा जिसको आपको दिखाना है, चॉकलेट बना दिया आपने, भाई इस चीज को मैं चॉकलेट के माध्यम से दिखा रहा हूं बच्चों, ऐसे कुछ हो गया। या कोई आपका डेटा जिसको आप स्टार के माध्यम से दिखाना चाहते हो बच्चों, तो यही आपका पिक्टोग्राफ है। सीधी बात, नो बकवास। दिए गए आंकड़ों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही आपकी पिक्टोग्राफ कहलाती है। तो चलो आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले अब ये जानो कि वास्तव में अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट। तो बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है ये जान लीजिए। अब देखिए, हम लोग मानव जीवन में हैं, तो डेली रूटीन वर्क, दैनिक जीवन में क्या होगा कि जैसे आप, हो सकता है कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हो, पत्रिकाओं को पढ़ रहे हो, विज्ञापन आप टेलीविजन, यूट्यूब कहीं पर देख रहे हो, या तमाम सूचना तंत्र हैं। अब वो दूरदर्शन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, आज की तारीख में आपका मोबाइल हो सकता है। इन तमाम जगहों से अनेकों प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं और इन सभी सूचनाओं का संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होता है। इन सूचनाओं में जो तथ्य संख्यात्मक रूप में एकत्र किए जाते हुए आंकड़े कहलाते हैं, है ना। तो यानी
सूचनाओं में यानी विभिन्न सूचनाओं में, आप यहां शार्ट में लिख सकते हो विभिन्न विभिन्न सूचनाओं, विभिन्न सूचनाओं में जो तथ्य मिलते हैं, फैक्ट, विभिन्न सूचनाओं में जो तथ्य मिलते हैं बच्चों, वो तथ्य किस रूप में है? न्यूमेरिकली, संख्यात्मक रूप में। तो विभिन्न सूचनाओं में जो तथ्य मिलते हैं यानी संख्यात्मक रूप में जो भी तथ्य हमें मिलते हैं, तो संख्यात्मक रूप में मिलने वाले इन तथ्यों को ही हम क्या कहते हैं जी? समंक कहते हैं, या फिर इसी को आंकड़ा कहते हैं। समंक या आंकड़ा, समझ में आ गया बच्चों? समंक या आंकड़ा कहते हैं। आप अब यहाँ पे देखिए, आगे अगर चले, समंक या आंकड़ा का मतलब समझ लिया, तो आपने क्या किया? विभिन्न स्थितियों में कुछ विशिष्ट सूचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र करना समझना आपको यहाँ पे। अब सबसे पहले आंकड़ों को हम संग्रह कैसे करेंगे, फिर उनका आलेखन कैसे किया जाएगा बच्चों, उनका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, प्रस्तुतिकरण करने के बाद उसके बेस पर हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ करने में आंकड़े हमारी मदद करते हैं बच्चों, है ना? ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे ये मान लेता हूं कि आप अपनी डीएलएड में आपने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है? आपके डीएलएड में मान लेता हूं कि चलिए कुल मिला के 14 स्टूडेंट है। कितने हैं? 14 बच्चे हैं। और हमने आप लोगों को गणित विषय में टेस्ट ले लिया, गणित का टेस्ट दे दिया और ये कह दिया बेटा पूर्णांक कितना रहेगा? 50 नंबर रहेगा। अब आप 14 छात्रों जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, पूर्णांक हमने गणित का कितना रखा जी? 50 रखा। अब सबकी स्थिति क्या होगी? कोई नंबर कम पाएगा, कोई ज्यादा पाएगा, कुछ भी होगा। तो अब आपके पास एक सूचना, एक माध्यम आया, पेपर के माध्यम से आया, क्या कि भाई गणित का सर टेस्ट ले रहे हैं कीर्तिमान एकेडमी पर, अब चलो टेस्ट देना आपको। तो पता चला कि पढ़ने रोज सारे लोग आते, टेस्ट की सब गायब हो गए, केवल 14 लोग आ गए जी, है ना? अब 14 लोग जो आए उनके नंबर क्या होंगे? कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो अब देख लो कि किसी को 37 नंबर पाया, कोई 30 नंबर लाया, कोई 15, किसी का 29 है, 20, 25, 42, 16, 23, 14, 22, 26, 27, 38। ये 14 छात्रों की जब हमने कॉपी को चेक कर लिया तो हमने रिजल्ट जारी कर दिया। हम क्या बता रहे हैं ये आप समझना। अब हमने ले लिया रिजल्ट। अब ये हमने कह दिया कि टेस्ट में क्वालिफाई कौन किया? हमने कह दिया जिन भी स्टूडेंट का 18 या उससे ज्यादा नंबर आया है वो सारे लोग उत्तीर्ण यानी पास है। यानी जो भी बच्चे क्या हुआ? 18 प्लस पा गए, 18 से ज्यादा जिनको नंबर मिला है, आज वो गणित वाले टेस्ट में क्या हो गए? पास हो गए। चलो अच्छी बात है। अब क्या करना आपको? इन आंकड़ों के बेस पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना आपको। पहला सवाल बना क्या कि कितने प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए? कौन कौन पास होगा बच्चों? जिसका भी 18 या उससे ज्यादा नंबर, दो कंडीशन है, 18 नंबर पाओगे तब भी पास हो जाओगे, उससे ज्यादा पाए तो ऑलरेडी आप पास हो। अब यहां से आकर के चलो गिनते हैं, तब तो जाकर के आंसर कर पाएंगे स्टूडेंट। चलो गिनती गिन लो भाई। अब 18 नंबर देखो, 37 वाला ये तो गिन लो, 1 हो गया, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। बच्चों 11 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 18 से ज्यादा हैं। अब इनके 18 से ज्यादा है तो आप कह देना कि सर 11 बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ वाले टेस्ट में क्या हो गए? क्वालिफाई हैं यानी पास हो गए। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, कितने फेल हो गए? कौन कौन फेल होगा? हर वो बच्चा फेल हो जाएगा जिसका 18 नंबर से कम होगा, कुछ भी हो। यानी 17 से 0 तक, 0 से लेके 17 तक वाले बच्चे फेल होंगे। चलो इनको गिन लो भाई। अब इनको गिनने वाले हो तो आप बोलो सर ये 15 नंबर पाया, चलो फेल हो गया। एक 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 बच्चों 15, 16 ये भी फेल होगा, 2 हो गए, 14 ये भी हो जाएगा, 3, तो 3 बच्चों हैं। तो इसका मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। भाई रेगुलर ना करोगे तो बैग भी तो ऐसे ही लगता है। अब आप देखो ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या हुए? फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीसरा है कितने प्रशिक्षुओं ने 30 या इससे अधिक नंबर हासिल किया? यानी वो शानदार मेधावी स्टूडेंट कितने हैं जिनका 30 या उससे ज्यादा नंबर आ गया। अब ये देख लो आंकड़ा आपके पास, तो 30 यानी 37 वाला 1 हो जाएगा, 30 वाला 2 हो जाएगा, 30 या उससे अधिक, तो 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 1 4 बच्चे। तो यहां से आपके पास 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको की मार्क्स मिल गए 30 या उससे ज्यादा मिल गए हैं। ये बात समझ में आई? अभी तक मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? अवर्गीकृत आंकड़ा।
पहली बात तो हमने सिखाई आंकड़ा का क्या मतलब। हमने कहा कहीं से कोई सूचना लो, उस सूचना में जो भी आपको फैक्ट मिल जाए, तथ्य मिले, लेकिन वो संख्यात्मक रूप में हो तो उसे आंकड़ा कहोगे। एक बात हमने सिखाई। अब जब हम उसके आगे लेके गए तो हम आपको सिखा रहे हैं कि अवर्गीकृत या अपरिष्कृत आंकड़ा या कूड़े का ढेर क्या होता है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 14 ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी डीएलएड वाले बच्चे हैं, और ये जो 14 स्टूडेंट हैं इनको हमने 50 नंबर में मैथ का पेपर दे दिया है। इसके बाद इनकी कंडीशन आपके सामने यहाँ पर लिखी गई है। जब इनकी कंडीशन आपके सामने लिखी है तो उनके हमने यहाँ नंबर सिखाए। अब इस बातों से हम साबित क्या करना चाहते हैं, कहते ये हैं कि मूल रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों को देखकर हम कोई सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। आप देखो ना, सब बिखरा 30, 37, 15, 14 ऐसे लिखा है। लेकिन अगर ये सिस्टमेटिक होता कि भाई 0 से लेके 15 नंबर वाले ये हैं, 30 नंबर वाले ये हैं, इतना वाले इतना, तो देखकर 1 सेकंड में आप समझ जाते कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन कम पाया, कौन ज्यादा। तो कहते मूल रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों को देखकर हम कोई सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। प्रायः जिस मूल रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो प्रायः जिस मूल रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। और ये जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, इन अव्यवस्थित आंकड़ों को ही कहा जाता है अपरिष्कृत आंकड़ा, या बच्चों इसे ही कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कूड़े का ढेर, मतलब जैसे जो आंकड़ा मिला उसको इकट्ठा करते चले गए तो आपके पास सिर्फ डेटा आ गया है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, यानी अव्यवस्थित है। वैसे जैसे आप आपके बेडरूम में तो आपके तमाम कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े, किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी, तो क्या है, अव्यवस्थित है। जैसे आप सबको तहिया कर सही करके सेट करके रख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वर्गीकृत हो जाएंगे। चलो साहब, हमने पैंट एक साइड कर दिया, शर्ट एक साइड कर दिया, या फिर हमने मैथ की किताबें एक जगह रख दी है, हिंदी की एक जगह रखी, संस्कृत की एक जगह रख दी, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी बच्चों, वर्गीकृत हो जाएंगी। तो ये तो आपने अवर्गीकृत जाना। अब आगे आप ये जानोगे कि जब पिक्टोग्राफ बनाना है तो चित्रों और पिक्टोग्राफ यानी आलेखन, चित्रों और आलेखन का हम निरूपण कैसे करने वाले हैं, यानी प्रेजेंटेशन बाय डायग्राम एंड ग्राफ। अब देख लीजिए, सांख्यिकी आंकड़े कैसे होते हैं जी, विशाल और जटिल होते हैं, उलझे होते हैं, जिनको सामान्य व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता। अब इन आंकड़ों का प्रदर्शन, उनका वर्गीकरण और इनके सारणीयन के द्वारा हम इनको क्या करेंगे, व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित कर देंगे। अब कहते हैं किंतु इन रीतियों से आंकड़ों की विशेषताओं को सही ढंग से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए आंकड़ों को चित्रों और आलेखनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आंकड़ों को चित्रों की सहायता से बड़ी आसानी से समझ पाएगा और तुलना भी कर लेगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना, अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तो आपने देखा कि हमारे एक जो भी बैट्समैन, इनका 4 इस साइड गया, 6 इनका इस साइड गया, दोनों टीमों का औसत रन रेट अब अगर आप ग्राफ में देखते हो तो जिस व्यक्ति ने जिंदगी में भी सांख्यिकी नहीं पढ़ा फिर भी वो समझ जाता है कि दोनों टीमों को जब हम तुलना कर रहे थे किसका परफॉर्मेंस इतना रन तक क्या रहा, इतने ओवर तक कैसे रहा हुआ है, या फला खिलाड़ी का अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है, सब चीजें क्या होती बच्चों, देखो ग्राफ के माध्यम से ही तो दिखाई जाती हैं, उससे आप चीजें बड़ी आसानी से समझ लेते हो। या जब भी सरकारें बजट पेश करती है उसमें कह देती हैं कि 1 रुपया आता है, रुपया जाता है, 1 रुपये का चित्र बना के उसमें भारत सरकार अपने पूरे खर्चे, पूरी इनकम को बता देती है। आसानी से आप समझ जाते हो बच्चों। तो वही बात ही कह रहे हैं कि जब हमारे पास आंकड़े हैं तो अब आंकड़ों का हमें प्रदर्शन करना है, उनका वर्गीकरण करेंगे, उनका साड़ियन करेंगे। जब हम इनको व्यवस्थित ढंग से कर लेंगे तब भी हो सकता है आप ना समझ पाओ, तो आपको और आसानी समझाने के लिए जब इन्हीं आंकड़ों को हम चित्रों और आलेखनों के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे बच्चों, तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब इसके फायदे क्या नहीं, आंकड़ों को हम रोचक, आकर्षक और समझने में सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण चित्रों और आलेखनों के माध्यम से कर देते हैं। जैसे जैसे अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूं तो आप आसानी से बात समझ पाओगे। कहते हैं एक दुकानदार के द्वारा अलग अलग दिनों में बेचे गए चश्मों की संख्या को दिखाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया कि दिन क्या है, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आप खुद यहाँ देख लीजिएगा कि चश्मा बेच रहा है। सोमवार को अगर देखेंगे तो 3 चश्मा का चित्र बना है। ये जो चश्मे का चित्र बना यही क्या है, आपका पिक्टोग्राफ है। पहली बात तो जान लो, पिक्टोग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास आंकड़ा था, संख्या थी, उस संख्या को आपने क्या किया, एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया। तो चित्र के माध्यम जो आपके लिए संख्या है, आप संख्या को ही क्या बोलते हो सर,
आंकड़ा या समंग बोलते हो। तो आंकड़े को जब हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर देंगे तो वह प्रदर्शन ही हमारा बन जाता है बच्चों पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बन गया। अब आपको चश्मा दिखाना था, आपने चश्मे की आकृति बना दी। सोमवार को कितने चश्मा इन्होंने बेचे? 1 2 3 बेच दिए। मंगलवार को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ठो बेचा, कोई बात नहीं बच्चों। अभी आगे उत्तर देने में आसानी होगी तो गिन लो पहले। 2 2 4 4 2 6 2 8 बुधवार को आ गया। और ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चश्मा यहाँ बिका, 3 यहाँ पे बिक रहा है जी, और 3 3 6 1 7 चश्मे यहाँ बिक गए। ठीक, तो पहले क्या हो गया कि एक दुकानदार से आपने बातचीत की, भाई कितना बेचो, तो बता दिया सोमवार को हमने 3 चश्मा बेचे, तो आप 3 चश्मे का चित्र बना दिए। मंगलवार को 6 बेचा, आपने 6 चित्र बना दिए। बुधवार को 8 बेचा, आपने 8 चश्मे का चित्र बना दिया। गुरुवार को उसने 10 बेचा, आपने 10 का चित्र बना दिया। शुक्रवार को 3 बेचा, 3 आपने चित्र बना दिए चश्मे के। शनिवार को उसने 7 बेचा, 7 बना दिए। अब बच्चों अगर ये वाला डायग्राम किसी को दिखाओगे तो काफी कुछ आसानी से समझ पाएगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो। तो अब इनको देख करके आप कुछ प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला कहता है किस दिन बेचे गए चश्मों की संख्या अधिक है? कह दो सर हमने देखा सबसे ज्यादा 10 है, तो 10 किस दिन आया बता दो बच्चों। तो कहोगे गुरुवार को आ गया। तो पूरे ताव से बोल दोगे सर गुरुवार को इस दुकानदार ने सबसे ज्यादा चश्मे बेचे हैं। कितने बेचे जी? 10 नंबर। लो डीएलएड का आपको उत्तर हो गया। किस दिन सबसे ज्यादा बेचा उसने? फिर कहता है गुरुवार को कितने चश्मे बेचे? कह दो भाई बनो मत, हम गिन चुके 10 चश्मा बेचा। किस दिन सबसे कम बिका है? इनमें सबसे कम किस दिन बिका है बच्चों? तो अच्छा ये 1 2 3 ये 4 बेटा, ये 4 चश्मा है, कोई बात नहीं 4 चश्मा। तो यहां सबसे कम किस दिन बिका? फ्राइडे यानी शुक्रवार को बिका। तो ये आपका उत्तर हो गया। बताओ पिक्टोग्राफ समझ में आया? क्या समझ में आया कि आंकड़ों को चित्रकोण में दिखाना पिक्टोग्राफ कहलाया। और ऐसे ही आपकी परीक्षा में आएगा, ऐसे कभी बनाना भी होगा और बना बनाया मिलेगा तो प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार देना होगा। अब जरा सोचो, कहता जी हमने एक चश्मा 100 रुपए का बेचा, जल्दी बताओ मंगलवार को हमने कितने चश्मे बेच दिए? तो आप कहोगे देख भैया तूने मंगलवार को बेचे हैं कितने जी? 6 चश्मे बेचे हैं। और ये बता रहे हो कि आपने 6 चश्मा बेचा, एक चश्मा 100 रुपए का बेचा है, तो निश्चित तौर पे दुकानदार भैया आपकी जेब में 600 रुपया आया होगा। ये आपका उत्तर हो गया। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अब आगे ये जानोगे कि जब हम आंकड़ों को चित्रों द्वारा या आलेखनों के द्वारा दिखा देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं बच्चों, तो उसके प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या, उसकी मेरिट्स क्या है। यानी आंकड़ों का चित्रों और आलेखनों के द्वारा प्रस्तुतिकरण करने का लाभ क्या है बच्चों। अब देखो कि याद रखना इन सब पे ही बहुविकल्पी अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यानी मेरिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय डायग्राम एंड ग्राफ्स, आंकड़ों का चित्रों एवं आलेखनों के द्वारा प्रस्तुतिकरण के लाभ क्या? पहले तो पहला लाभ देख लो आप, आंकड़ों को आकर्षक और प्रभाव युक्त हम बनाते हैं भाई। तो क्या कहेंगे? जो भी नीरस बेकार देखने में अव्यवस्थित लग रहे थे आंकड़े, उनको हमने क्या किया? चित्रों के द्वारा रुचिकर बना दिया, आकर्षक और प्रभावशाली बना देंगे। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ बच्चों, आंकड़ों को सरल और रोचक हम बना सकेंगे। विस्तृत और अव्यवस्थित आंकड़ों को हम चित्रों के माध्यम से सरल और बोधगम्य बना सकते हैं बच्चों। चित्रों और रेखाओं द्वारा आंकड़ों का स्पष्ट और रोचक स्वरूप हम देख पाते हैं, जिससे हम अपनी बात को आसानी से दूसरे को समझा पाते हैं। अगला लाभ क्या है? स्पष्ट सूचना देने में भी क्या सक्षम है ये चित्र। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से किसी भी प्रकार की सूचना हम प्राप्त नहीं कर पाते, वे निर्जीव के समान होते हैं। लेकिन जब हम उनको चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देते बच्चों, तो उससे हम क्या करेंगे? जो भी सूचना देना चाहते हैं उसको हम आसानी से दे देंगे, आदमी समझेगा, उनके लिए वो मनोरंजक भी लगेगा। अगर हम इन आंकड़ों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे बच्चों, तो इससे हमारी समय और श्रम दोनों की बचत भी होने लग जाएगी यहाँ पर। तो आंकड़ों के चित्रों को प्रस्तुतिकरण से हम उनको समझने में क्या करेंगे? हमें बड़ी आसानी होती बच्चों, इससे समय और श्रम की बचत होगी, ये भी आपके प्रॉफिट है। साथ ही साथ यहाँ पे इन चित्रों को बनाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, यह भी एक लाभ है। यानी चित्रों द्वारा आंकड़ों को समझना आसान है, इससे व्यक्ति को अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनको आसानी से समझ जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन में भी बच्चों ये बड़े उपयोगी होंगे। चित्रों द्वारा आंकड़ों की तुलना करना सरल और रोचक काम है। चित्रों और आलेखों की सहायता से 2 या 2 से अधिक प्रकार के आंकड़ों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। एक ही दृष्टि में हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के परिवर्तन की गति को स्पष्ट करते हैं
और सारणियन के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती बच्चों, इसी नाते चित्र जरूरी होता है। साथ ही साथ अधिक समय तक ये याद भी रहते हैं, स्मरणीय रहेंगे। यानी चित्रों और रेखाओं द्वारा जो हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं बच्चों, उन चीजों को हम बड़ी आसानी से एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों भविष्य के अनुमान लगाने में भी इनसे सहायता मिलती है। चित्रों और रेखाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़े भूतकाल की विवेचना के साथ भविष्य के लिए पूर्वानुमान का भी काम करते थे। ये सारे क्या थे? पिक्टोग्राफ के लाभ थे, जो आपके एग्जाम में अगर आ गए बच्चों डायरेक्ट आप लिख के ले आओगे। और ये पूरा पूरा पीडीएफ आपके कीर्तिमान एकेडमी डीएलएड टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है बच्चों, वहां से लेकर के अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। 2 से 3 बार क्लासेस को देख लोगे, सब अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन इन पिक्टोग्राम का जो दोष क्या है चित्रों का, वो जान लो अब। पहला, कम महत्व। जो व्यक्ति रेखी प्रस्तुतिकरण के आदी नहीं होते वे इसको ज्यादा महत्व नहीं देते, भाव नहीं देते। निश्चितता का अभाव। रेखी प्रस्तुतिकरण में निश्चितता का अभाव होता है, इनसे पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। प्रवृत्ति का प्रदर्शन। रेखी चित्रों की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है, इससे ना तो वास्तविक मूल्यों की जानकारी होती है और ना ही शुद्धता की जांच हो पाती है। भ्रमात्मक प्रभाव बच्चों, इनके प्रदर्शन से भ्रमात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। मापदंड में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे तो चित्रावली के आकार में बहुत अंतर पड़ जाएगा। विभिन्न मापदंडों में आंकड़ों को विभिन्न ढंगों से प्रस्तुत किया जाता है और इनका दुरुपयोग होना भी संभव है। सुंदरता पर अधिक बल। रेखा चित्र बनाने में इनकी सुंदरता पर अधिक बल दिया जाता है। वास्तविक तथ्यों के भाव को प्रकट करने का प्रयास उतनी रुचि से नहीं किया जाता। ये 2 चीजें आपने देख लिया, इसका लाभ देख लिया, इसकी हानि देख ली। अब इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी इनकी लिमिटेशन क्या है ये आप जान लीजिए। सीमाएं। प्रत्येक सांख्यिक अनुसंधान में यह संभव नहीं है, यह तो निष्कर्ष का साधन मात्र होगा। प्रस्तुत चित्रों का दुरुपयोग संभव हो सकता है बच्चों। इनके निर्माण में सतर्कता की कमी से ये भ्रामक और निष्प्रयोजन हो सकते हैं। इनसे संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है। 2 मूल्यों के सूक्ष्म अंतर को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना भी संभव नहीं है। अब आओ जल्दी से जान लो कि अवर्गीकृत आंकड़ा यानी अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, फिर हम आपको आगे बताएंगे। किसी संग्रहकर्ता के द्वारा प्रारंभ में संग्रह किए गए आंकड़े क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं होते बच्चों, इनको कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़े, या इन्हीं को प्राथमिक आंकड़ा भी कहा जाता है, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़ा, हालांकि मैं अभी प्राथमिक आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा बता नहीं रहा हूं, पहले मैं वर्गीकृत अवर्गीकृत समझा लूं तब प्राइमरी डाटा की बात करता हूं। तो अब जब अवर्गीकृत आंकड़ों को किसी विशेष उद्देश्य से परिष्कृत या व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाएगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? वर्गीकृत आंकड़े यानी क्लासिफाइड डाटा होगा। तो पहला क्या था? जब आपने आंकड़े इकट्ठा किए, संग्रह किए और वो क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं, तो आपका अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। लेकिन जब अवर्गीकृत आंकड़ों को आप सुव्यवस्थित तरीके से सेट कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, तो क्या कहलाएगा? आपका वर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। चित्रलेख प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ सामान्य रूप से आंकड़ों का रेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्रलेख प्रदर्शन या पिक्टोग्राफ कहते हैं। इतनी देर में हमने पिक्टोग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझा दिया बच्चों, फिर भी थोड़ा सा कुछ चीजें जान लो। चित्र संकेतों का प्रयोग करके चित्रों द्वारा निरूपित आंकड़ों का चित्रलेख संख्यात्मक आंकड़ों का पिक्टोग्राफ कहलाएगा। और ये जो चित्रलेख की तकनीकी का विकास है बच्चों, वियना के निवासी रहे हैं ऑटो न्यूरैथ ने किया था। इसी नाते इस पद्धति को वियना पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति को आइसोटाइप मेथड भी कहा जाता है। इस रीत के अनुसार आंकड़ों को आकर्षक चित्रों की भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। इनको समझना सरल और इनका प्रभाव अस्थायी होता है बच्चों। पिक्टोग्राफ बनाने के रूल्स क्या हैं वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। एक एक चीज को जरा समझ लीजिए सब लोग। तो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ के द्वारा निरूपित करने के लिए जो विभिन्न विवरण है वो क्या है देख लीजिए। क्रम से ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से लिखते हैं इनको, जैसे दिनों के नाम हैं, प्रतिदिन स्कूल जाने के साधन, अब वो चाहे पैदल, साइकिल, स्कूल बस, रिक्शा, स्कूटर, रेलगाड़ी इत्यादि बच्चों। दूसरा, एक बड़ी आयताकार आकृति में विवरण के अनुसार पंक्तियां हम बना लेंगे।
एक उपयुक्त पैमाना लेकर के प्रत्येक विवरण के सामने के आंकड़ों के अनुसार हम पिक्टोग्राफ यानी चित्र को क्या करेंगे, बना देंगे। जैसे हमने मान लिया कि एक पौधा बराबर 10 चित्र होने वाला, कुछ भी मान लेंगे बच्चों, तो ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक हम लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सारणी हम आपको दे रहे हैं और लिखा है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई। बच्चों यहाँ पे आपको तमाम खेल दिख रहे होंगे, खेल है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी है, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आपको एक बात यहाँ समझ लेनी पड़ेगी कि जैसे हमने इन आंकड़ों को दिखाना चित्रों के माध्यम से, तो चित्रों के माध्यम से दिखाना, तो ये हमने रख दिया कि भाई चलो एक ही छोटा सा हमने डायग्राम बना दिया बच्चों, इसके बराबर 20 खिलाड़ी हैं। तो भाई फुटबॉल में कितने, 200 खिलाड़ी, 200/20 कर दो तो 10 चित्र इसका बना दो। हॉकी में बच्चों 20, 20 सत्ते 140, 7 चित्र बना दो। यहाँ 20 कर दोगे 20 25 100, 5 चित्र बना दो, बटे 20 कर दोगे तो 4 चित्र आ जाएगा, बटे 20 कर दोगे तो 1 चित्र आ जाएगा। ठीक बेटा, अब इसको आप झट से ऐसे बना दोगे मेरे भाई। देखो आपने प्रत्येक चित्र गिन करके यहाँ पे बना दिए, तो इस प्रकार से आपका एक पिक्टोग्राफ तैयार हो गया। दूसरा ले लो, एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली कक्षा में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और एक चित्र के बराबर 10 विद्यार्थी। अब यहाँ सोमवार को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं हम लोग, आगे जरूरत पड़ेगी उत्तर दे देंगे। 3 3 6 1 7 बच्चे हैं और ये कितने, 3 2 5 बच्चे, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ कितने, 3 2 5, तो ये भी 5 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे 3 3 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 3। तो अब यहाँ से देख लो, अगर प्रश्नों का उत्तर लोगे, कहता मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो आपको ये पता चलेगा जब मंगलवार की बात करेगा तो मंगलवार को कितने, 1 2 3 3 6 1 7 और एक विद्यार्थी बराबर 10 बच्चों, तो 7 10 में 70 हो जाएंगे ना, क्योंकि 100 हैं। तो मंगलवार को बोलोगे सर यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 70 विद्यार्थी आएंगे। किस दिन पूरी उपस्थिति है, पूरी उपस्थिति किस दिन बच्चों, ये 10 के 10 विद्यार्थी सोमवार को आए हैं, तो यहाँ तुरंत कह देना सोमवार को सर सारे के सारे बच्चे आ गए थे सोमवार को। किस दिन सबसे कम विद्यार्थी रहे, 3, तो 3 से कम किसी में है क्या, नहीं है, तो सबसे कम विद्यार्थी किस दिन आ गए, शनिवार को। और शुक्रवार को कितने आए थे बच्चों, तो 3 और 3 6 2 8, यहाँ पे लिख दोगे 8। कितनी आसानी से आप उत्तर दे पा रहे हैं, है ना बच्चों। अब बार डायग्राम बनाना सीख लो, यहाँ पे 2 मिनट लगेगा, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो लिखा है कि दंड आरेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बार खींच लिए जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखनी है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को प्रदर्शित करेगी। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आरेख या बार डायग्राम कहलाता है बच्चों। दंड आरेख बनाते समय कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। दंड आरेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर शीर्षक के रूप में आपको लिखना होगा, पैमाना मानना पड़ेगा, सभी दंडों की चौड़ाई बराबर रखनी पड़ेगी, उनके बीच की दूरी को समान रखना पड़ेगा, प्रत्येक दंड को एक ही आधार पर बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम दिया कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10 हम विद्यार्थी या शिक्षार्थी रखेंगे बच्चों, तो ये नीचे वाला एक्स एक्सिस है बच्चों, यहाँ हमेशा स्वतंत्र राशि को रखा जाए जैसे वर्ष है, और जो परतंत्र राशि है उनको रखा जाता हमेशा वाई एक्सिस पर जैसे विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरह से आपने अपना डायग्राम दिखा दिया भैया, लो आपका बार डायग्राम बन गया यहाँ पे। अब इसके बेस पर अगर उत्तर देना है तो कहता है कुछ प्रश्नों का उत्तर, 2018 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है भाई, चलो डायग्राम देखो। 2018 ये बच्चों, ये देखो 400, तो एक विद्यार्थी 40 बच्चे हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 विद्यार्थी हैं, तो आपके 40 40 गुणे 10, यानी आप कहोगे सर 2018 में कुल 400 विद्यार्थी आ जाएंगे। दूसरा 2019 में विद्यार्थियों की संख्या 2020 के विद्यार्थियों से कितनी अधिक है, तो 2019-20, तो ये गौर कर लो, तो ये 60 मतलब ये 600 विद्यार्थी होंगे, ये 50 पे 500, तो 600 500 से कितने ज्यादा, 100 है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग आंसर 100 कर दीजिएगा भाई। अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस साल में रही है, तो 1 मिनट बच्चों, सबसे ज्यादा यही 2019 से 600, इससे ज्यादा कहीं है ही नहीं, यहाँ पे लिख देना 2019 में। ठीक है भाई, चलो भाई अब आप लोग इसका आखिरी हिस्सा देख लो। वृत्त आरेख क्या होता है बच्चों, वृत्त आरेख बहुत आसान होता है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती।
आपको एक वृत्त बना लेता हूं, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ इसको बांटते चले जाते हैं और आपका पाई चार्ट या वृत्त आरेख बन के तैयार हो जाता है। कैसे भी दिखाता हूं, एक बार देख लो। सबसे पहले सुविधानुसार एक वृत्त खींच लेना है। अब इस वृत्त को त्रिज्या खंडों यानी सेक्टर में बांट लेना है, जिसके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हों। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होगा। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। अब देखो एक फार्मूला लिखा, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी कोण निकालना होगा तो उसको लिख देना कोणीयता बराबर, कोणीयता बराबर बच्चों मद विशेष पर खर्च बटे कुल खर्च गुणे 360 कर दोगे, आपको उत्तर आएगा। यह ज्यादा आसान है। जरा इसको हम बना के दिखा दें आपको। जैसे मान लो कि प्रयागराज जिला है, इसकी 4 तहसीलें जिनके नाम क ख ग घ हैं। यहाँ पे विद्यार्थी 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख हैं। इनको एक हमें पाई चार्ट के द्वारा दिखाना है। सबसे पहले इन टोटल बच्चों को जोड़ दो, जोड़ देने में कितना आ जाएगा बच्चों? 12 लाख आ जाएगा। अब इनको हम त्रिज्यखंड पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, जरा ये आप लोग देख लो बच्चों। कुछ नहीं करना, तहसीलों का नाम यहाँ लिख दो, इनकी जनसंख्या लिख दो, सारा जोड़ने पर कितना आया था? 12 लाख आया। अब त्रिज्यखंड के कोण निकालना है तो मद विशेष पर खर्च बटे कुल खर्च गुणे 360, 105 डिग्री आएगा। इसी प्रकार सभी को जोड़ दोगे तो आपका तुरंत क्या हुआ? ये उत्तर आ गया बेटा। एक हमने बड़े प्यार से ये आपका वृत्त आरेख बना लिया, चांद प्रकार पटरी की सहायता से दिखा दिया और यहाँ पर ये संकेत बना दिया कि हम कैसे दिखाएंगे। देख लो आपके प्यार से डायग्राम बन के हो गया तैयार। तो बच्चों आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे आप इस चैप्टर की क्या करोगे? मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो सब इस पूरे सेशन को अच्छे से देख के आना बच्चों। हम 3 तरह के सवाल कल की क्लास में आपको जानदार तरीके से कराएंगे प्रैक्टिस। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।